गायत्री चाची का बदला रूप। क्या तुलसी से माफी मांगेंगी गायत्री? शांति निकेतन की जिस छत के नीचे कल तक गायत्री चाची अपनी हुकूमत चलाती थीं और खुद को विडाली परिवार की सबसे चतुर खिलाड़ी मानती थीं, आज वही छत उन्हें काटने को दौड़ रही है। हॉटस्टार के इस धमाकेदार एपिसोड में जिस तरह से नॉयना ने अपनी असली फितरत दिखाई है, उसने वीरानी हाउस के सारे समीकरण बदल कर रख दिए हैं। अब तक हम देख रहे थे कि गायत्री चाची को लग रहा था कि नॉयना सिर्फ एक मोहरा है जिसे वो तुलसी के खिलाफ इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन नॉयना की उस एक धमकी ने गायत्री के पैरों तले जमीन खिसका दी है। जब नॉयना ने गायत्री की आंखों में आंखें डालकर ये कहा कि मेरे रास्ते में जो भी आएगा मैं उसे हटा दूंगी, तो उस पल गायत्री को पहली बार अपनी जान का खतरा महसूस हुआ। ये डर किसी आम औरत का नहीं, बल्कि उस खिलाड़ी का है जिसने खेल शुरू तो किया था जीतने के लिए, लेकिन अब वो खुद अपनी ही बिछाई बिसात में घिर चुकी है। मैं हूं पूजा, और ड्रामा क्वीन पूजा के इस डीप एनालिसिस में आज हम बात करेंगे उस यू टर्न की जो अब इस कहानी को एक ऐतिहासिक मोड़ पर ले जाने वाला है। गायत्री चाची का अहंकार अब उनके डर के आगे घुटने टेकने को मजबूर हो गया है। कमरे में सन्नाटा है, लेकिन गायत्री के दिमाग में शोर मच रहा है। वो बार बार उस पल को याद कर रही हैं जब नॉयना ने उन पर चिल्लाया था। गायत्री जो वीरानी परिवार की बड़ी बहू और इकलौती मालकिन बनने का सपना देख रही थी, अब हकीकत की कड़वी दवा पी रही हैं। उन्हें समझ आ गया है कि नॉयना कोई साधारण लड़की नहीं है, बल्कि एक जुनून है, एक ऐसा पागलपन है जो किसी नियम को नहीं मानता। गायत्री को अब रातों को नींद नहीं आ रही है, क्योंकि उन्हें हर आहट में नॉयना के कदम सुनाई देते हैं। उन्हें डर है कि जिस तरह नॉयना ने तुलसी को मिहिर की जिंदगी से दूर करने के लिए इतनी साजिशें रचीं, कल को अगर गायत्री ने उसका विरोध किया तो वो उन्हें भी किसी हादसे का शिकार बना सकती है। ये असुरक्षा की भावना यानी इनसिक्योरिटी गायत्री के लिए बिल्कुल नहीं है। अब तक उन्होंने सिर्फ दूसरों को डराया था, लेकिन आज वो खुद अपनी परछाई से डर रही हैं, और इसी डर के बीच उनके जहन में एक चेहरा उभर रहा है, तुलसी का। वो तुलसी जिसे गायत्री ने कभी बर्दाश्त नहीं किया, जिसे घर से निकालने के लिए उन्होंने साम दाम दंड भेद सब अपना लिया। आज वही तुलसी उन्हें अपनी सुरक्षा की इकलौती उम्मीद नजर आ रही है। ये विडंबना ही है कि मुसीबत के वक्त इंसान को अपने सबसे कट्टर दुश्मन की अच्छाइयां याद आने लगती हैं। गायत्री अपने बिस्तर पर बैठी सोच रही हैं कि तुलसी के साथ उनकी लड़ाई सिर्फ पावर की थी, लेकिन तुलसी ने कभी किसी की जान लेने की कोशिश नहीं की। तुलसी के उसूल थे, उसकी मर्यादा थी, लेकिन नॉयना के लिए न कोई रिश्ता मायने रखता है, न कोई मर्यादा। गायत्री देख रही हैं कि मिहिर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। नॉयना के तथाकथित प्यार और देखभाल ने मिहिर को एक जिंदा लाश बनाकर रख दिया है। गायत्री चाची जो भले ही स्वार्थी हों, लेकिन है तो मिहिर की काकी ही, उन्हें अब ये एहसास कचोट रहा है कि अगर मिहिर को कुछ हो गया तो वीरानी परिवार का नाम और वसीयत दोनों मिट जाएंगे, और अगर मिहिर मर गया तो नॉयना इस घर पर कब्जा कर लेगी और गायत्री को दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंकेगी। ये सेल्फ इंटरेस्ट ही सही, लेकिन यही वो वजह है जो गायत्री को अब अपनी पिछली गलतियों का विश्लेषण करने पर मजबूर कर रही है। माहौल इतना तनावपूर्ण हो चुका है कि घर की हवा में भी शक तैर रहा है। गायत्री अब अपने कमरे से बाहर निकलने में भी कतराती हैं। जब भी वो नॉयना को मिहिर के पास देखती हैं, उन्हें लगता है कि कोई अनहोनी होने वाली है। नॉयना का मिहिर को जबरदस्ती दवा खिलाना, उसका फोन चेक करना और घर के बाकी सदस्यों को मिहिर से दूर रखना, ये सब संकेत गायत्री को चीख चीख कर बता रहे हैं कि उन्होंने घर में एक शैतान को पनाह दे दी है, और इस शैतान को घर से निकालने की ताकत गायत्री में नहीं है, क्योंकि नॉयना अब गायत्री की भी कई राजदार बन चुकी है। गायत्री जानती हैं कि अगर उन्होंने मुंह खोला तो नॉयना सबको बता देगी कि तुलसी को निकालने की साजिश में गायत्री का ही हाथ था, यानी आगे कुआं पीछे खाई। ऐसे में गायत्री के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, एक ऐसी शक्ति को वापस लाना जो नॉयना के पागलपन से लड़ सके, एक ऐसी औरत जो मिहिर के लिए यमराज से भी लड़ गई थी, और वो शक्ति सिर्फ तुलसी है। लेकिन ये फैसला लेना गायत्री के लिए आसान नहीं है। उनका वर्षों पुराना अहंकार आड़े आ रहा है। क्या मैं गायत्री वीरानी उस तुलसी के आगे हाथ फैलाऊंगी जिसे मैंने धक्के देकर निकाला था? ये सवाल उनके मन को मथ रहा है, लेकिन फिर नॉयना की वो खूंखार हंसी उनके कानों में गूंजती है और उनका अहंकार डर के आगे पिघलने लगता है। ड्रामा क्वीन पूजा की थ्योरी ये कहती है कि ये गायत्री का हृदय परिवर्तन नहीं है, बल्कि ये उनकी मजबूरी है। वो तुलसी को इसलिए नहीं लाना चाहती क्योंकि उन्हें तुलसी से प्यार हो गया है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें अपनी जान बचानी है। उन्हें एक ढाल चाहिए, और तुलसी से बेहतर ढाल इस दुनिया में कोई नहीं है। गायत्री अब मन ही मन एक योजना बना रही हैं। उन्हें पता है कि अगर वो सीधे जाकर तुलसी को बुलाएंगी तो शायद तुलसी न आए, इसलिए उन्हें कुछ ऐसा करना होगा, कोई ऐसा इमोशनल कार्ड खेलना होगा
होगा जिससे तुलसी पिघल जाए। मिहिर की बीमारी और उसकी जान का खतरा, यही वो चाबी है जो तुलसी के दिल का ताला खोल सकती है। अब शांति निकेतन की दीवारों के पीछे एक नई साजिश रची जा रही है, लेकिन इस बार साजिश घर तोड़ने की नहीं बल्कि घर जोड़ने की है। गायत्री चाची जो अब तक विलेन की भूमिका में थी, अब अनजाने में ही सही एक सूत्रधार बनने जा रही हैं। वो इंतजार कर रही हैं उस सही मौके का, जब नॉयना घर पर न हो या जब नॉयना का ध्यान कहीं और हो, ताकि वो चुपके से निकलकर तुलसी तक पहुंच सके। ये सफर गायत्री के लिए कांटों भरा होने वाला है। उन्हें अपनी नजरों को झुकाना पड़ेगा, अपनी जुबान को लगाम देनी पड़ेगी और शायद अपनी उस अकड़ को भी दरवाजे पर छोड़ना पड़ेगा जो उनकी पहचान थी। दर्शकों के लिए ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि एक शेरनी जब घायल होती है तो वो कैसे अपनी ही शिकार रही हिरनी से मदद मांगती है। गायत्री का ये द्वंद्व अब इस कहानी को उस मोड़ पर ले आया है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। या तो तुलसी वापस आएगी या फिर नॉयना की आग में पूरा वीरानी खानदान जलकर खाक हो जाएगा। रात का सन्नाटा शांति निकेतन को अपनी आगोश में ले चुका है, लेकिन गायत्री चाची की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं है। उनके कमरे की घड़ी की टिक टिक उन्हें किसी टाइम बॉम्ब की तरह लग रही है। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे गायत्री ने ये कड़वा फैसला लिया कि उन्हें तुलसी की मदद चाहिए, लेकिन उस मदद तक पहुंचने का रास्ता आग के दरिया जैसा है। गायत्री जानती है कि नॉयना, जो अब सिर्फ एक मेहमान नहीं बल्कि घर की अघोषित जेलर बन चुकी है, बहुत ही सतर्क रहती है। नॉयना को शक न हो, इसलिए गायत्री ने अपनी महंगी कार निकालने का विचार त्याग दिया है, क्योंकि इंजन की आवाज इस खामोश रात में गूंज सकती है और नॉयना को जगा सकती है। ये दृश्य वीरानी परिवार की उस आयरन लेडी का प्रतीक है जो कभी अपनी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलने देती थी और आज खुद चोरों की तरह अपने ही घर से बाहर निकल रही हैं। नंगे पांव, हाथ में चप्पल लिए गायत्री सीढ़ियों से नीचे उतर रही हैं। उनका दिल जोरों से धड़क रहा है। हर एक आहट पर उन्हें लगता है कि अभी नॉयना पीछे से आकर उनका हाथ पकड़ लेगी और पूछेगी, कहाँ जा रही हो काकी। ये डर गायत्री के पसीने छुड़ा रहा है, लेकिन मिहिर की जान और अपनी सुरक्षा का सवाल उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत दे रहा है। मुख्य द्वार को पार करते ही गायत्री को थोड़ी राहत की सांस मिलती है, लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी है। सड़क पर आकर वो एक साधारण ऑटो रिक्शा को हाथ देती है। ये वही गायत्री है जो शानो शौकत की मिसाल थी, लेकिन आज ऑटो की पिछली सीट पर बैठकर अपना चेहरा पल्लू से छिपा रही हैं ताकि कोई पहचान न ले। ड्रामा क्वीन पूजा का विश्लेषण यहाँ ये कहता है कि ये सफर सिर्फ घर से मंदिर तक का नहीं है, बल्कि ये गायत्री के अहंकार के शून्य होने का सफर है। रास्ते भर गायत्री रिहर्सल कर रही हैं कि वो तुलसी से क्या कहेंगी। क्या वो माफी मांगेंगी? नहीं, गायत्री का स्वभाव माफी मांगने वाला नहीं है। वो सौदा करेंगी। वो सोच रही है कि कैसे अपनी बात रखें कि तुलसी मना न कर सके। उनका गंतव्य शहर का वो पुराना शिव मंदिर है जहां तुलसी को अक्सर शांति की तलाश में जाते देखा गया है। गायत्री को पक्का यकीन है कि अपने वनवास के दौरान तुलसी वहीं आसपास कहीं रह रही होगी और सुबह की आरती के वक्त जरूर आएगी। जब गायत्री सीढ़ियां चढ़ती हैं तो सूरज की पहली किरणें फूटने वाली होती हैं। वहां का माहौल बिल्कुल शांत है। घंटियों की धीमी आवाज और अगरबत्ती की खुशबू ने एक पवित्र वातावरण बना रखा है। और फिर उनकी नजर उस शख्स पर पड़ती है जिसे देखने के लिए उनकी आंखें तरस नहीं रही थीं, बल्कि मजबूर थीं। तुलसी वहां खड़ी है, आंखें बंद किए, हाथ जोड़े, ईश्वर के ध्यान में लीन। तुलसी के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून है, एक ऐसा तेज है जो महलों में रहने वाली गायत्री के पास कभी नहीं था। गायत्री एक पल के लिए ठिठक जाती हैं। उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है। उन्हें वो दिन याद आता है जब उन्होंने तुलसी को धक्के मारकर घर से निकाला था और आज वो उसी तुलसी के पीछे खड़ी हैं, लाचार बनकर। लेकिन इससे पहले कि गायत्री लौटने का सोचें, उनके कानों में फिर से नॉयना की धमकी गूंजती है और वो अपने कदम बढ़ा देती हैं। तुलसी को आभास होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब वो पलटती है और गायत्री को देखती है तो उसके चेहरे पर नफरत नहीं बल्कि हैरानी आती है। तुलसी, जो रिश्तों की गहराई को समझती है, तुरंत भांप लेती है कि ये कोई साधारण मुलाकात नहीं है। गायत्री की बिखरी हुई हालत, उनके चेहरे पर लिखा डर और उनकी आंखों में तैरती बेबसी, तुलसी को समझने में देर नहीं लगती कि शांति निकेतन में कुछ बहुत बुरा हुआ है। दोनों के बीच कुछ पलों की खामोशी रहती है, एक ऐसी भारी खामोशी जिसमें पिछले कई महीनों के ताने, साजिशें और दर्द गूंज रहे होते हैं। अंततः गायत्री अपनी चुप्पी तोड़ती हैं, लेकिन उनकी आवाज में वो पुरानी कड़क नहीं है। वो कांपती हुई आवाज में सिर्फ एक नाम लेती हैं, मिहिर।
मिहिर का नाम सुनते ही तुलसी का त्याग और वनवास सब एक तरफ हो जाता है और उसकी जगह ले लेती है एक पत्नी की चिंता। गायत्री अब बिना किसी लाग लपेट के तुलसी को सब सच बता देती है। वो बताती है कि कैसे नोयना अब वो नोयना नहीं रही जिसे वे जानते थे, बल्कि वो एक मनोरोगी बन चुकी है। गायत्री कबूल करती है, भले ही आधे मन से, कि उनसे गलती हो गई, उन्होंने एक सांप को पाल लिया है। वो तुलसी को बताती हैं कि नोयना मिहिर को धीरे धीरे खत्म कर रही है, उसे गलत दवाइयां दे रही है, उसे परिवार से काट रही है, और अगर तुलसी ने अब दखल नहीं दिया तो शायद वीरानी परिवार का चिराग हमेशा के लिए बुझ जाएगा। गायत्री ये भी बताती हैं कि नोयना ने अब गायत्री को भी धमकाना शुरू कर दिया है। ये एक बहुत ही संवेदनशील पल है। एक औरत दूसरी औरत को बता रही है कि उसका पति खतरे में है। तुलसी ये सब सुनती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन ये आंसू कमजोरी के नहीं बल्कि गुस्से के हैं। उसे गुस्सा गायत्री पर नहीं बल्कि अपनी किस्मत और नोयना पर आता है। गायत्री चाची उम्मीद कर रही थी कि तुलसी उन्हें ताना मारेगी, कहेगी कि भुगतो अपनी करनी का फल। लेकिन तुलसी तो तुलसी है, वो जानती है कि अभी हिसाब बराबर करने का वक्त नहीं है, अभी जान बचाने का वक्त है। गायत्री, जो अब तक खड़ी थीं, तुलसी का हाथ पकड़ लेती हैं। ये वीरानी खानदान के इतिहास का सबसे बड़ा यू टर्न है। गायत्री कहती हैं, तुझे जो शर्त रखनी है रख ले तुलसी, मुझे जेल भिजवा दे, लेकिन अभी चलकर उस पागल औरत से मेरे घर और मिहिर को बचा ले। तुलसी गायत्री की आंखों में उस सच्चाई को देख लेती है जो डर की वजह से पैदा हुई है। वो गायत्री को सांत्वना नहीं देती बल्कि एक योद्धा की तरह खड़ी हो जाती है। तुलसी फैसला करती है कि वो वापस आएगी, लेकिन एक शर्त पर। वो गायत्री से कहती है कि इस बार लड़ाई आमने सामने की नहीं बल्कि दिमाग की होगी, क्योंकि नोयना जैसी औरत को ताकत से नहीं बल्कि अकल से हराना होगा। वो गायत्री को समझाती है कि उन्हें घर वापस जाकर ऐसा नाटक करना होगा कि कुछ हुआ ही नहीं है, ताकि नोयना बेफिक्र हो जाए। गायत्री और तुलसी के बीच एक अनकहा समझौता, साइलेंट पैक्ट हो जाता है। अब वे दोनों एक टीम है, एक जो घर के अंदर है और एक जो बाहर से वार करेगी। लेकिन जाते जाते तुलसी गायत्री को एक चेतावनी भी देती है। वो कहती है, काकी, मैं मिहिर के लिए आ रही हूँ, आपके लिए नहीं, और जब नोयना का सच सामने आ जाएगा तो सच आपका भी नहीं छिपेगा। गायत्री ये सुनकर सिहर जाती हैं, लेकिन उनके पास सिर झुकाकर हामी भरने के अलावा कोई चारा नहीं होता। अब सवाल ये है कि तुलसी किस रूप में घर में एंट्री लेगी। क्या वो सीधे गेट से आएगी या कोई नया भेष बदलकर? मंदिर की उस गुप्त और भारी भरकम मुलाकात के बाद जब गायत्री चाची शांति निकेतन वापस लौटती हैं तो उनके चेहरे पर अब डर नहीं बल्कि एक शातिर शांति होती है। वो जानती है कि अब उनके पास दुनिया का सबसे मजबूत हथियार तुलसी का साथ है। घर में घुसते ही गायत्री का सामना नोयना से होता है, जो हॉल में टहल रही थी, मानो गायत्री के लौटने का ही इंतजार कर रही हो। नोयना की आंखों में शक है। वो कड़े शब्दों में गायत्री से पूछती है कि वो इतनी सुबह कहाँ गई थी। यहाँ पर हमें गायत्री चाची की एक्टिंग का लोहा मानना पड़ेगा। ड्रामा क्वीन पूजा का विश्लेषण कहता है कि गायत्री ने अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन अभिनय इसी पल किया। वो नोयना के सामने टूटकर बिखरने का नाटक करती हैं। वो रोते हुए कहती हैं कि वो डर गई थीं, उन्हें लगा कि मिहिर अब नहीं बचेगा, इसलिए वो मंदिर में जाकर भगवान से भीख मांग रही थीं। गायत्री बहुत होशियारी से नोयना के अहंकार को सहलाती हैं। वो कहती हैं, नोयना, तुम जीत गई, मैं हार गई, मुझे बस मेरा भतीजा जिंदा चाहिए, बाकी तुम जो कहोगी, जैसा कहोगी, मैं वैसा ही करूंगी। गायत्री का ये सरेंडर नोयना के लिए एक जीत के नशे जैसा होता है। उसका शक उसके अहंकार के नीचे दब जाता है। उसे लगता है कि उसने घर की सबसे बड़ी खिलाड़ी को हरा दिया है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए गायत्री अपना और तुलसी का बनाया हुआ मास्टर स्ट्रोक चाल चलती है। वो नोयना को समझाती है कि मिहिर की हालत बहुत नाजुक है और उसे 24 घंटे देखभाल की ज़रूरत है। गायत्री कहती है, मुझसे अब मिहिर की सेवा नहीं होती, मेरे हाथ पांव जवाब दे रहे हैं, और तुम भी कब तक एक बीमार आदमी के पास बैठी रहोगी? तुम्हें तो अपनी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। गायत्री प्रस्ताव रखती हैं कि उन्होंने मंदिर के ट्रस्ट से एक सेविका यानी केयरटेकर का इंतजाम किया है, जो गूंगी है लेकिन सेवा भाव में निपुण है। वो मिहिर का पूरा ख्याल रखेगी ताकि नोयना और गायत्री आराम कर सकें। नोयना, जो वैसे भी मिहिर की बीमारी और गंदगी से तंग आ चुकी थी और सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए ये नाटक कर रही थी, इस प्रस्ताव को मान लेती है। उसे लगता है कि एक गूंगी नौकरानी उसका क्या ही बिगाड़ लेगी। उसे क्या पता कि जिस गूंगी सेविका को वो हाँ कर रही है वो असल में उसकी बर्बादी का परवाना है। अगले ही दिन शांति निकेतन के मुख्य द्वार पर घंटी बजती है। ये सिर्फ घंटी नहीं बल्कि नोयना के अंत की शुरुआत है। नौकर दरवाज़ा खोलता है
और वहां खड़ी होती है एक साधारण सी सूती साड़ी में लिपटी हुई औरत, जिसका आधा चेहरा पल्लू यानी घूंघट से ढका हुआ है। ये तुलसी है। लेकिन ये वो तुलसी नहीं है जो तान कर चलती थी। ये एक दबी कुचली, शांत और झुकी हुई सेविका के रूप में आई है। ड्रामा क्वीन पूजा की थ्योरी के मुताबिक जैसे ही तुलसी घर की दहलीज पार करती है, घर का माहौल अचानक बदल जाता है। वो पुरानी हवाएं, वो पॉजिटिव एनर्जी जो तुलसी के जाने के बाद चली गई थी, मानो वापस आ जाती है। नोइना, जो ऊपर गैलरी से ये सब देख रही है, अचानक एक अजीब सी सिहरन महसूस करती है। उसे सिक्स्थ सेंस चेतावनी देता है कि कुछ गड़बड़ है। वो नीचे आती है और तुलसी के पास जाकर खड़ी हो जाती है। ये सीन दर्शकों की सांसें रोक देने वाला होगा। नोइना तुलसी के बहुत करीब जाती है और उसे घूर कर देखती है। तुलसी का चेहरा ढका हुआ है, लेकिन उसकी आंखें जमीन पर टिकी है। नोइना सवाल करती है, कौन हो तुम? गायत्री तुरंत बीच में आकर स्थिति को संभालती है। वो बताती है कि यही वो सेविका है। इसका नाम सावित्री है और इसने मौन व्रत ले रखा है, इसलिए ये बोलेगी नहीं, सिर्फ काम करेगी। नोइना को अभी भी तसल्ली नहीं होती। वो तुलसी के चेहरे से घूंघट हटाने के लिए हाथ बढ़ाती है। उस पल बैकग्राउंड म्यूजिक का सस्पेंस अपने चरम पर होगा। क्या तुलसी पकड़ी जाएगी? क्या गायत्री का प्लान शुरू होने से पहले ही फेल हो जाएगा? लेकिन ऐन मौके पर मिहिर के कमरे से किसी चीज के गिरने की तेज आवाज आती है। नोइना का ध्यान भटक जाता है और वो चिढ़कर कहती है, जाओ जाकर देखो उस बीमार आदमी को, मुझे वैसे भी इन सब झमेलों में नहीं पड़ना। तुलसी को ग्रीन सिग्नल मिल जाता है। वो धीरे धीरे संभलते कदमों से मिहिर के कमरे की तरफ बढ़ती है। ये सफर हॉल से मिहिर के बेडरूम तक का तुलसी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। हर कदम पर उसे इस घर की यादें, बा की बातें और अपने बच्चों का बचपन याद आ रहा है। लेकिन उसे अपनी भावनाओं पर पत्थर रखना पड़ता है। जब वो कमरे में दाखिल होती है और मिहिर को देखती है तो उसका कलेजा मुंह को आ जाता है। मिहिर बिस्तर पर बेसुध पड़ा है, पीला पड़ चुका चेहरा और कमरे में दवाइयों की बदबू। तुलसी का मन करता है कि वो दौड़कर मिहिर को गले लगा ले और रो पड़े, लेकिन वो जानती है कि दीवारों के भी कान होते हैं और नोइना कहीं न कहीं से नजर रख रही होगी। तुलसी एक सेविका की तरह चुपचाप कमरे की सफाई शुरू करती है, खिड़कियां खोलती है ताकि ताज़ा हवा आ सके। ये एक प्रतीकात्मक दृश्य है। तुलसी के आते ही मिहिर के कमरे का अंधेरा छटने लगता है। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है। जब तुलसी मिहिर को दवा देने के लिए टेबल पर रखी दवाइयों को देखती है तो उसे झटका लगता है। वो जिसने सालों तक मिहिर का ख्याल रखा है, दवाइयों के नाम और सॉल्ट को पहचानती है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि डॉक्टर के पर्चे पर जो दवाइयाँ लिखी हैं और जो असल में बोतल में है, उनमें फ़र्क है। गायत्री ने सच कहा था, मिहिर को दवा नहीं, धीमा जहर दिया जा रहा है। तुलसी गुस्से से कांप उठती है। उसका हाथ मुट्ठी में भिंच जाता है। वो अभी उन दवाइयों को बदलने ही वाली होती है कि अचानक उसे पीछे किसी की परछाई दिखाई देती है। नोइना दरवाजे पर खड़ी उसे देख रही है। नोइना की नजरें बाज की तरह हैं। वो पूछती है, क्या कर रही हो तुम दवाइयों के साथ? ये वो पल है जहां एक छोटी सी गलती पूरा खेल खत्म कर सकती है। तुलसी बिना एक शब्द बोले बहुत ही शालीनता से पानी का गिलास उठाती है और इशारा करती है कि वो बस दवा देने की तैयारी कर रही थी। नोइना की तेज नजरें तुलसी के हाथों पर टिकी है। उसे उन हाथों में कुछ जाना पहचाना सा लगता है, शायद वो कंगन या हाथों की बनावट। लेकिन इससे पहले कि नोइना कोई शक को यकीन में बदल पाती, मिहिर को होश आने लगता है। मिहिर अपनी धुंधली आंखों से सामने खड़ी धुंधली आकृति को देखता है और उसके मुंह से एक शब्द निकलता है, तुलसी। नोइना ये सुनते ही चौंक जाती है। वो झपट कर मिहिर के पास आती है और कहती है, तुलसी नहीं, मैं नोइना हूँ। तुम्हारी तुलसी तो तुम्हें छोड़कर चली गई। लेकिन मिहिर की नजरें उस सेविका पर ही टिकी रहती हैं। क्या मिहिर ने तुलसी को पहचान लिया है या ये सिर्फ उसका भ्रम है? तुलसी के लिए ये स्थिति बहुत खतरनाक हो गई है। अगर मिहिर ने जिद की या उसे पहचानने का इशारा किया तो नोइना उसी वक्त पुलिस बुला लेगी या तुलसी को घर से निकाल देगी। गायत्री, जो दरवाजे के पीछे छिपी ये सब देख रही थी, डर के मारे कांप रही है। अब तुलसी को अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करके न सिर्फ मिहिर को शांत करना होगा, बल्कि नोइना के शक को भी दूर करना होगा। और ये सब उसे बिना एक शब्द बोले करना है। शांति निकेतन के उस कमरे में तनाव इतना गहरा है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। मिहिर के मुंह से तुलसी का नाम सुनते ही नोइना की भौहें चढ़ जाती हैं। वो शक की नज़रों से उस नई सेविका यानी सावित्री को घूर रही है। यहाँ पर तुलसी अपनी भावनाओं पर गजब का काबू रखती है। वो न तो घबराती है, न ही मिहिर की तरफ प्यार से देखती है। वो एक पत्थर की मूर्ति की तरह भावहीन बनी रहती है और चुपचाप पानी का गिलास मिहिर के होठों से लगा देती है।
नोयना जो तुलसी के चेहरे पर डर या पहचान का कोई भाव ढूंढ रही थी, उसे सिर्फ एक सेवक का खालीपन दिखाई देता है। नोयना अपने ही वहम पर झल्लाते हुए कहती है, ये बुढ़ा पागल हो गया है, इसे हर औरत में तुलसी ही दिखाई देती है। ये कहकर नोयना वहां से पैर पटकते हुए चली जाती है। गायत्री जो दरवाजे की ओट में खड़ी होकर हनुमान चालीसा का जाप कर रही थी, राहत की सांस लेती है। तुलसी ने पहली अग्नि परीक्षा पास कर ली है, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब शुरू होता है मिशन का सबसे अहम हिस्सा, मिहिर की जान बचाना। ड्रामा क्वीन पूजा की एनालिसिस के मुताबिक तुलसी जानती है कि नोयना कभी भी वापस आ सकती है, इसलिए उसे बहुत फुर्ती से काम करना होगा। जैसे ही नोयना अपने कमरे में फ्रेश होने जाती है, तुलसी तुरंत एक्शन में आ जाती है। वो अपनी साड़ी के पल्लू में छिपी हुई असली दवाइयों की शीशी निकालती है। ये वही दवाइयां हैं जो मिहिर के असली डॉक्टर ने कभी लिखी थीं। तुलसी बहुत होशियारी से नोयना की लाई हुई जहरीली गोलियों को निकालती है और उन्हें डस्टबिन में नहीं बल्कि अपनी पोटली में छिपा लेती है, ताकि नोयना को कोई सबूत न मिले। फिर वो असली गोलियों को उसी बोतल में भर देती है। ये दवाइयों की अदला बदली इतनी सफाई से की जाती है कि किसी को कानो कान खबर नहीं होती। मिहिर जो अभी भी अर्ध बेहोशी की हालत में है, तुलसी का हाथ पकड़ लेता है। तुलसी एक पल के लिए रुकती है, मिहिर के सिर पर हाथ फेरती है, एक ऐसा स्पर्श जो मिहिर की रूह पहचानती है। मिहिर की सांसें जो उखड़ रही थीं शांत होने लगती हैं। उसे सुकून मिलता है, मानो उसे पता चल गया हो कि उसका रक्षक आ गया है। लेकिन तुलसी सिर्फ डिफेंसिव मोड में नहीं, अब वो ऑफेंसिव मोड में आने वाली है। तुलसी जानती है कि नोयना एक अंधविश्वासी और डरपोक औरत है जो अपने पापों से डरती है। तुलसी इसी डर का फायदा उठाने का फैसला करती है। रात होते ही जब पूरा घर सो जाता है, तुलसी दबे पांव मंदिर की तरफ जाती है। नोयना ने घर के उस मुख्य दिए को बुझा। अगली सुबह जब नोयना सोकर उठती है और हॉल में आती है, तो उसकी चीख निकल जाती है। वो देखती है कि जिस दिए को उसने खुद अपने हाथों से बुझाया था और तेल फेंक दिया था, वो दिया पूरी शान से जल रहा है। नोयना चिल्लाती है, ये दिया किसने जलाया? नौकरों, जवाब दो। सारे नौकर डर के मारे कांपने लगते हैं। तभी गायत्री चाची नाटक करते हुए वहां आती हैं। वो डरी हुई आवाज में कहती हैं, नोयना, मैंने तो नहीं जलाया और ना ही इस गूंगी सावित्री ने जलाया होगा। इसे तो पता भी नहीं कि यहाँ की रस्में क्या हैं। फिर गायत्री एक तीर छोड़ती हैं, कहीं ये तुलसी की आत्मा तो नहीं? सुना है जो औरतें अपने सुहाग के लिए मरती हैं, उनकी रूह वापस जरूर आती है। गायत्री की ये बात नोयना के दिमाग में घर कर जाती है। नोयना का वैज्ञानिक दिमाग और उसका अंधविश्वास आपस में टकराने लगते हैं। अभी नोयना इस सदमे से उभरी भी नहीं थी कि उसे अपने कमरे के बाहर वो चमेली के फूलों की माला दिखती है। अब नोयना का पसीना छूटने लगता है। वो जानती है कि घर में सिर्फ तुलसी ही थी जो बा के लिए ये फूल लाती थी। कौन है? कौन कर रहा है ये सब? नोयना पागलों की तरह इधर उधर भागती है। वो सावित्री यानी तुलसी के पास जाती है, जो किचन में काम कर रही है। नोयना उसे झकझोर कर पूछती है कि क्या उसने किसी को देखा। तुलसी अपने गूंगे होने का नाटक करते हुए सिर्फ ना में सिर हिलाती है और डरी हुई आंखों से नोयना को देखती है, जैसे वो खुद नोयना के पागलपन से डर रही हो। तुलसी का ये अभिनय नोयना को यकीन दिला देता है कि ये साधारण नौकरानी तो कुछ नहीं जानती। नोयना को अब लगने लगता है कि शायद मिहिर सही था। तुलसी यहीं कहीं है, दिखाई नहीं दे रही पर महसूस हो रही है। कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब खाने की मेज पर खाना परोसा जाता है। तुलसी ने आज जानबूझकर वो खास गुजराती कढ़ी बनाई है जिसका स्वाद सिर्फ और सिर्फ तुलसी के हाथ में था। नोयना, जिसे भूख लगी थी, जैसे ही पहला निवाला मुंह में डालती है, उसका हाथ रुक जाता है। वो स्वाद, वो मसाले, वो तड़का, ये सब उसे सालों पहले की याद दिलाता है जब तुलसी घर में थी। नोयना थाली पटक देती है। ये खाना किसने बनाया है? वो गरजती है। गायत्री चाची तुरंत स्थिति को संभालती है। वो कहती है, अरे नोयना, सावित्री को तो कढ़ी बनानी आती भी नहीं, ये तो मैंने बनाई है, सोचा मिहिर को पसंद आएगी। नोयना गायत्री को घूर कर देखती है, लेकिन गायत्री की आंखों में झूठ पकड़ नहीं पाती। नोयना को अब अपने ही सेंस ऑफ टेस्ट पर शक होने लगता है। उसे लगता है कि तुलसी का भूत अब उसके खाने में, उसके घर में और उसकी सांसों में घुल रहा है। ड्रामा क्वीन पूजा का प्रिडिक्शन ये है कि तुलसी अब नोयना को सोने नहीं देगी। रात के सन्नाटे में तुलसी कभी कभी अपनी पायल पहनकर नोयना के कमरे के पास से गुजरती है। छन छन की वो हल्की आवाज नोयना को बिस्तर से उछलने पर मजबूर कर देती है। नोयना बाहर निकलकर देखती है तो वहां कोई नहीं होता, सिर्फ हवा से हिलता हुआ पर्दा होता है।
ये गैस लाइटिंग तकनीक नोएना के मानसिक संतुलन को पूरी तरह से बिगाड़ रही है। जो नोएना कल तक धमकी दे रही थी, अब वो अपनी आंखों के नीचे काले घेरे लिए घूम रही है। वो मिहिर पर भी चिल्लाने लगती है, तूने बुलाया है ना उसे, बता कहाँ छिपी है तेरी तुलसी। मिहिर, जो अब असली दवाइयों की वजह से थोड़ी ताकत आ गई है, चुपचाप ये तमाशा देख रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, लेकिन उसे ये सुकून है कि नोएना अब उससे ज्यादा हवा से लड़ रही है। एपिसोड के अंत में नोएना एक तांत्रिक को बुलाने की बात करती है। ये गायत्री के लिए खतरे की घंटी है। अगर तांत्रिक आया तो हो सकता है वो तुलसी की सच्चाई न भांप ले, लेकिन घर का माहौल और खराब हो जाएगा। तुलसी गायत्री को इशारा करती है कि डरने की कोई बात नहीं है। तुलसी के पास तांत्रिक का भी इलाज है। अब लड़ाई अंधविश्वास बनाम बुद्धिमता की होने वाली है। नोएना का मानसिक पतन शुरू हो चुका है और तुलसी बस उस आखिरी धक्के का इंतजार कर रही है जो नोएना को हमेशा के लिए इस घर से बाहर फेंक देगा। क्या नोएना अपनी हार मान लेगी या अपने पागलपन में मिहिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी? शांति निकेतन में नवरात्रि की अष्टमी की रात आ चुकी है। हवा में अगरबत्ती की खुशबू और ढोल की आवाज है, लेकिन वीरानी परिवार के चेहरों पर त्योहार की खुशी नहीं, बल्कि आने वाले तूफान का डर है। नोएना, जिसका मानसिक संतुलन अब पूरी तरह से डगमगा चुका है, ने जिद करके आज रात एक महापूजा रखवाई है। उसका कहना है कि वो आज इस घर से तुलसी के साए को हमेशा के लिए जलाकर खाक कर देगी। वो नहीं जानती कि वो साए को नहीं, बल्कि साक्षात रणचंडी को ललकार रही है। ड्रामा क्वीन पूजा की एनालिसिस कहती है कि आज की रात पाप का घड़ा फूटने वाला है। पूरा परिवार हॉल में इकट्ठा है। मिहिर को भी व्हीलचेयर पर लाया गया है। मिहिर की आंखों में आज वो बेबसी नहीं जो कल तक थी। असली दवाइयों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है और उसकी मुट्ठियां कस रही हैं। सावित्री यानी तुलसी एक कोने में खली है, सिर पर पल्लू लिए, बिल्कुल शांत, जैसे तूफान से पहले समुद्र शांत होता है। हवन शुरू होता है। नोएना पागलों की तरह मंत्र पढ़वा रही है और बार बार सावित्री की तरफ देख रही है। उसे सावित्री के खड़े होने के तरीके से, उसकी खामोशी से डर लग रहा है। नोएना को वहम हो जाता है कि सावित्री ही वो माध्यम है जिसके जरिए तुलसी की आत्मा घर में घुस आई है। अचानक नोएना हवन कुंड से एक जलती हुई लकड़ी उठा लेती है। उसका पागलपन चरम पर पहुंच जाता है। वो चिल्लाती है, निकालो इस डायन को मेरे घर से, मैं अभी इसका चेहरा जला दूंगी, फिर देखती हूँ कौन सा मिहिर इसे प्यार करता है। नोएना जलती हुई लकड़ी लेकर सावित्री की तरफ दौड़ती है। घर वाले चीख पड़ते हैं। गायत्री चाची रोकने के लिए आगे बढ़ती हैं, लेकिन डर से ठिठक जाती हैं। यही वो पल है जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे। इससे पहले कि नोएना सावित्री को छू भी पाती, सावित्री उसका हाथ हवा में ही पकड़ लेती है। वो पकड़ इतनी मजबूत है कि नोएना की चीख निकल जाती है और फिर एक झटके के साथ सावित्री अपने चेहरे से घूंघट हटा देती है। हॉल में सन्नाटा छा जाता है। वो सावित्री नहीं, वो कोई आत्मा नहीं, वो साक्षात तुलसी वीरानी है। माथे पर लाल बिंदी, आंखों में अंगारे और चेहरे पर वो तेज जिसके आगे नोएना का पागलपन बौना लग रहा है। नोएना के हाथ से जलती हुई लकड़ी छूटकर जमीन पर गिर जाती है। वो पीछे हटते हुए हकलाती है, तुम जिंदा हो? तुम यहाँ कैसे आई? तुलसी एक कदम आगे बढ़ाती है और नोएना 2 कदम पीछे। तुलसी गरजती है, हाँ मैं जिंदा हूँ, क्योंकि जब तक मेरे सुहाग पर तेरी जैसी बुरी नजर है, यमराज भी मुझे ले जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। तुलसी का हर शब्द नोएना के कानों में हथौड़े की तरह बजता है। तुलसी सबके सामने नोएना के काले चिट्ठों को खोलती है। वो अपनी पोटली से वो नकली दवाइयाँ निकालकर सबके सामने फेंकती है। देख लो सब लोग, जिसे तुम मिहिर की सेवा समझ रहे थे, ये उसे रोज थोड़ा थोड़ा मार रही थी। नोएना को जब लगता है कि वो चारों तरफ से घिर चुकी है, तो वो डिफेंसिव होने के बजाय और ज्यादा आक्रामक हो जाती है। वो हंसने लगती है, एक डरावनी हिस्टेरिकल हंसी। वो कबूल करती है, हाँ मारा मैंने उसे, क्योंकि अगर मिहिर मेरा नहीं हो सकता तो वो किसी का नहीं होगा। मैंने गायत्री को डराया, मैंने रिपोर्ट्स बदली, मैंने सब कुछ किया सिर्फ मिहिर को पाने के लिए। नोएना का ये कबूलनामा सबके सामने होता है। वो मिहिर की तरफ लपकती है, शायद उसे नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। मिहिर, जो अब तक व्हीलचेयर पर था, अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करके खड़ा हो जाता है। ये दृश्य वीरानी परिवार के लिए किसी दैवीय चमत्कार से कम नहीं है। मिहिर नोएना को एक जोरदार धक्का देता है और वो जमीन पर गिर जाती है। मिहिर का खड़ा होना इस बात का सबूत है कि तुलसी की संजीवनी यानी असली दवाइयां और प्यार जीत गई है। तभी पुलिस की सायरन सुनाई देती है।
गायत्री चाची ने अपने वादे के मुताबिक सही वक्त पर पुलिस को बुला लिया था। पुलिस इंस्पेक्टर अंदर आते हैं और नोयना को हथकड़ी लगाते हैं। जाते जाते नोयना गायत्री की तरफ देखती है और चिल्लाती है, तूने मुझे धोखा दिया गायत्री, तू भी नहीं बचेगी। लेकिन गायत्री इस बार नजरें नहीं चुराती। वो जानती है कि उन्होंने देर से ही सही लेकिन सही पक्ष चुना है। नोयना को घसीटते हुए ले जाया जाता है। उसके जाने के बाद जो घर में शांति होती है वो बहुत भारी है। अब आता है सबसे भावुक पल। मिहिर खड़ा है, उसकी आंखों में आंसू हैं। वो तुलसी की तरफ हाथ बढ़ाता है। तुलसी दौड़कर मिहिर के गले लग जाती है। कोई शब्द नहीं, बस आंसुओं का सैलाब। पूरा परिवार, गौतम, गंगा, साहिल, सबकी आंखें नम हैं। बाकी तस्वीर पर चढ़ी माला से एक फूल गिरता है, मानो बा अपना आशीर्वाद दे रही हूं। गायत्री चाची एक कोने में खड़ी ये मिलन देख रही हैं। उन्हें खुशी है कि मिहिर बच गया, लेकिन मन में एक डर भी है कि अब तुलसी उनके साथ क्या करेगी। क्या तुलसी उन्हें माफ करेगी? एपिसोड के अंत में तुलसी मिहिर से अलग होती हैं और धीरे धीरे गायत्री चाची की तरफ बढ़ती है। गायत्री की सांसें थम जाती हैं, वो नजरें झुका लेती हैं। तुलसी उनके करीब आती है, उनके कंधे पर हाथ रखती है और सिर्फ इतना कहती है, काकी, आज आपने एक माँ का फर्ज निभाया है। आपका पिछला हिसाब भगवान देखेगा, लेकिन आज के लिए शुक्रिया। तुलसी का ये बड़प्पन गायत्री को अंदर तक झकझोर देता है। गायत्री की आंखों से पश्चाताप के आंसू छलक पड़ते हैं। तुलसी ने उन्हें माफ नहीं किया है, लेकिन उन्हें एक मौका दिया है सुधरने का। कहानी का अंत एक उम्मीद के साथ होता है। तुलसी फिर से मंदिर के पास दिया जलाती है। वीरानी हाउस अब सुरक्षित है, लेकिन जैसा कि ड्रामा क्वीन पूजा हमेशा कहती हैं, शांति निकेतन में शांति ज्यादा दिन नहीं टिकती। नोयना जेल गई है, मरी नहीं है, और गायत्री का बदला हुआ रूप कब तक टिकेगा ये कोई नहीं जानता। लेकिन आज की रात बुराई हार गई और सच्चाई अपने घर वापस आ गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीरानी परिवार की इस रोंगटे काड़े कर देने वाली गाथा की समाप्ति। एक पत्नी ने यमराज के मुंह से अपने पति को छीन लिया और एक दुश्मन को दोस्त बनने पर मजबूर कर दिया। आपको ये स्टोरी लाइन कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि गायत्री चाची अब हमेशा के लिए सुधर जाएंगी, या ये तूफान से पहले की शांति है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें और लिखें तुलसी इज क्वीन। अगर आपको ड्रामा क्वीन पूजा का ये नरेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं पूजा, मिलती हूं आपसे अगले वीडियो में एक नई ड्रामा और नई गॉसिप के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। धन्यवाद।